स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। दिस इज द थर्ड पार्ट। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए एंड यूज हेडफोन्स और ईयरफोन्स फॉर अ बेटर साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस। तो चलिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, रिसोर्सेज वाला जो पार्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम कवर कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा अपना जो पेस है वो डेवलपमेंट की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज का यूज़ तो आफ्टर ऑल डेवलपमेंट के लिए ही किया जाता है। तो रिसोर्सेज का रिसोर्सेज के थ्रू डेवलपमेंट करने के लिए व्हाट डू वी नीड? प्लान। ठीक है, वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? सो दैट वी कैन डू जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना दैट इज वाइज एंड दैट डज नॉट लीड टू अ लॉट ऑफ वेस्टेज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। नाउ व्हाई डू वी नीड दिस इन इंडिया? We need this India because in India different regions have different kinds of resources. ठीक है, India has enormous resources but there is a lot of diversity in it. Like, for example, there are some regions which are rich in certain resources, rich in some, okay, I'm writing rich in some resources while poor in others. Then there are some regions which are self-sufficient in terms of resources. They have good amount of resources and different types of resources जो कि उनकी नीड को आराम से फुलफिल कर लेते हैं, while some do not have required amount of resources. We can call them deficient in resources. ठीक है, ये समझ में आया? कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो जिनके पास कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं जबकि कुछ रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। कुछ ऐसे हैं जिन जो सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप में, उनके पास अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड अमाउंट में अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे हैं जो डेफिशिएंट हैं जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान। ठीक है, वहाँ पे सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आती है। इट इज़ रिच इन सोलर एनर्जी बट इट इज़ पुअर इन वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, सिमिलरली वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज तो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, तो पानी की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे एयरपोर्ट्स नहीं मिलेंगे, सारी जगह रोड से कनेक्टेड नहीं मिलेगी, मॉल्स नहीं मिलेंगे, बहुत सारे बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी बहुत सारी, तो वहाँ पर इंफ्रा डेवलपमेंट की कमी है। तो ये तो हो गए इसकी एग्जाम्पल्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि जब हर रीजन में अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है रिसोर्सेज की, तो हमें रिसोर्स प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू डू दिस रिसोर्स प्लानिंग? सो दैट वी कैन इंश्योर बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड वी नीड रिसोर्स प्लानिंग एट ऑल लेवल्स। लोकल लेवल पर भी हो, नेशनल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। ठीक है, ये हाउ इज रिसोर्स प्लानिंग डन इन इंडिया? ठीक है, देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? देयर आर 3 क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, व्हाट, वेयर एंड हाउ मच। मतलब पहले हमें रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, वेयर आर दे अवेलेबल एंड हाउ मच आर दे अवेलेबल। कहाँ पर हैं, कितने हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स क्या रहते हैं इसके? सर्वे किया जाता है कि कहाँ पर है, कितने हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ये इसका पहले किया जाता है सर्वे। फिर इसका मैप बनाया जाता है, मैपिंग की जाती है कि कौन से रीजन में अवेलेबल है। ठीक है, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है।
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। उसके बाद किया जाता है मेजरमेंट, ठीक है ना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में डिफरेंस क्या होता है? देखो, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का मतलब होता है कितना अवेलेबल है। क्वांटिटी का आप मतलब जानते हो ना, 1 2 3 4 5 6, दिस इज क्वांटिटी। क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे मान लो कोल है, 4 टाइप्स का मिलता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट वगैरह वगैरह। तो ये जो कोल के टाइप्स हैं, ये अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें से एंथ्रासाइट इज द बेस्ट कोल, bituminous and lignite is in between, and peat coal is the worst coal of all. तो ये बेस्ट क्वालिटी है, ये लोएस्ट क्वालिटी है। तो ये हमें क्वालिटी भी देखनी पड़ती है कि कौन सी क्वालिटी का कोल अवेलेबल है, एंड देन अगेन क्वांटिटेटिव का मतलब कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। जब ये कर लिया जाता है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद वी कम अप विद अ प्लान, ठीक है। द प्लान कि हम अपने रिसोर्स प्लानिंग जो की है हमने, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं स्किल्स दैट वी नीड, और वी कैन से टेक्नोलॉजी दैट वी नीड, एंड इंस्टीट्यूशनल जो डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट द प्लान, ठीक है। हम ये सॉर्ट आउट करते हैं, ये फिगर आउट करते हैं। इसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है मैचिंग this resource plan with the overall national development plans. जैसे मान लो कि आपका जो भी रीजन है, वहां पर आपको बहुत सारा कोल मिल गया। कोल का हम करते क्या है, बहुत बार बताया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं इसको, कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, इंडिया ने ग्लोबल स्टेज पर ये अनाउंस किया हुआ है कि वी विल reduce the consumption of non-renewable resources and we will have 50% renewable energy by 2030। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता दूँ जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। तो इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर देंगे बाय 2030। अभी हम सबसे ज्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम कम करेंगे और रिन्यूएबल का जो शेयर है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे अभी मान लो कि ये एनर्जी मिक्स है इंडिया का सबसे, जैसे मान लो ये अभी इसमें 75% अभी कोल यूज कर रहे हैं, तो इसको हम कम करेंगे, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल को 50% कर देंगे और रिन्यूएबल को 50% कर देंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पर एक अपने रीजन में कोल मिला है, तो आप बहुत सारा कोल मिला है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल मिला है, तो आप क्या उसको सारा यूज करने लगोगे? तो फिर ये नेशनल डेवलपमेंट प्लान से अलाइन नहीं होगा ना। हम तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करना चाहते हैं, आप हम रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करना चाहते हैं, आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में अपना पैसा लगा रहे हो या अपना ध्यान लगा रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो हमें इसको मैच करना पड़ेगा विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब क्या है कि इंडिया ने ये रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। अब 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं? यू नो कि इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। तब से हम तब से तो नहीं बट 1950 से हम हर 5 साल में एक बार 5 ईयर प्लान बनाते हैं। जैसे पहले 1950 में बनाया, देन 1955 में बनाया, देन 1960 में बनाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम 5 ईयर का प्लान बनाते हैं और फिर हम उसको फॉलो करते हैं। इसका फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ये मतलब है कि हमने जो पहला प्लान बनाया था 1950 में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उससे ही हमने रिसोर्स प्लानिंग की जो जर्नी है वो शुरू कर दी थी। रिसोर्सेज तो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, ठीक है, बट दैट्स नॉट इनफ। व्हाट डू वी नीड टू मेक यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज इज पीपल, or we can say skilled people. We need technology and we need institutions. अगर ये नहीं होंगे तो हम रिसोर्सेज से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो ही एक रीजन थी कि इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज किया। हमारे पास रिसोर्सेज थे लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं
Now let's understand the next topic, which is conservation of resources. तो why do we need to conserve our resources? पहले ये समझते हैं। देखो, पहला पॉइंट जो इसमें है कि why do we need to conserve our resources is that resources are vital for development. ठीक है, they're important for development. Without resources, how do we develop? India is still a developing nation. We need to be a developed country. उसके लिए we need resources. Second is that when we overuse them, ठीक है, overutilization and irrational consumption से what happens is there is socio-economic and environmental problems that arise. जब बात conservation of resources की आती है तो महात्मा गांधी had a huge role to play. गांधी जी जो थे वो कंजर्वेशन रिसोर्सेज के लिए बहुत एडवोकेट करते थे, लोगों को जाके बताते थे, राइट। तो एक जो बात आती है सामने, आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया हुआ है, जो गांधी जी थे ना, ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड ही वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मासेस। इसका मतलब क्या होता है? देखने में तो एक जैसे से टर्म्स लग रहे हैं, बट एक्चुअली में देयर डिफरेंट, ठीक है। मास प्रोडक्शन कब होता है? जब एक ही बार में बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, बहुत सारे आइटम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रोडक्शन का मतलब किसी चीज को बनाना, प्रोड्यूस करना। और प्रोडक्शन बाय मासेस का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देखती हूँ, मान लीजिए एक मशीन है इन अ फैक्ट्री, वो एक दिन में 100 आइटम्स प्रोड्यूस कर सकती है। और एक मशीन को चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? लेट्स से 1 worker is needed to operate this machinery. Now let's suppose this machine does not exist. और काम जो है, जो प्रोडक्शन है, वो हाथों से करना है, लेबर को प्रोड्यूस करना है। और एक लेबर जब कोई चीज हाथों से बनाती है तो वो मुश्किल से एक दिन में 5 आइटम्स प्रोड्यूस कर पाती है, एक इंसान। तो अगर हमें 100 आइटम्स प्रोड्यूस करने हैं तो हमें 20 लेबर्स की जरूरत है, 20 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में मास प्रोडक्शन हो रहा है, क्या एक बार में बहुत सारा प्रोडक्शन बाय यूजिंग वेरी लेस पीपल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन। और इस वाले केस में हो रहा है प्रोडक्शन बाय मासेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझ में आया, यहाँ मासेस का मतलब है वर्कर्स से, प्रोडक्शन बाय मेनी वर्कर्स, प्रोडक्शन बाय मासेस। और यहाँ मास प्रोडक्शन का मतलब है बहुत सारा प्रोडक्शन एक बार में जो हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, जो कि है एफर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल। मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या एफर्ट्स किए गए थे। इसको एनसीईआरटी में एक बॉक्स में दिया हुआ है, पर उस बॉक्स को समझना, इंटरप्रेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसको 1 by 1 लिस्ट डाउन कर दिया है। तो पहला वाला समझते हैं, विच इज क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक ग्रुप है जो बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, जैसे कि साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कि नेचर की तरफ या इन्वायरमेंट की तरफ अपनी रुचि रखते हैं, अपना इंटरेस्ट रखते हैं और रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए चाहते हैं कि लोग स्टेप्स लें। तो क्लब ऑफ रोम क्या करता है? ये ना रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिसमें ये क्या करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स डिस्कस करते हैं और इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हमें रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों करना जरूरी है, उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कौन से स्टेप्स लेने से क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो एफर्ट है वो है क्लब ऑफ रोम। सेकेंड इज स्मॉल इज ब्यूटिफुल। इट्स अ बुक बाय दिस पर्सन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, बट he wrote this book which was based on Gandhian philosophy. गांधीयन फिलॉसफी हमने डिस्कस भी की थी अभी कुछ टाइम पहले। तो गांधी जी किस चीज के हक में थे? प्रोडक्शन बाय मासेस। और एक चीज और जो गांधी जी कहा करते थे, which was there is enough on earth for everybody's need but not for anybody's greed। इसका मतलब ये है कि अर्थ पर इतने रिसोर्सेज तो हैं कि हम सबकी नीड पूरी हो सकती है, पर इतने नहीं है कि किसी की ग्रीड को या लालच को पूरा किया जा सके, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। आप कितना भी किसी को प्रोवाइड करते जाओगे, उसका लालच खत्म नहीं होगा। मगर हाँ, इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर मुझे जुडिशियसली यूज करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना यूज करें, तो वो सबकी नीड फुलफिल कर सकते हैं। उसी फिलोसफी के बेस पर स्मॉल इज ब्यूटीफुल इन्होंने लिखी थी। आप इसके टाइटल से भी समझ सकते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल से इनका मतलब है कि हम
जो छोटी चीजें हैं दैट वो ब्यूटीफुल है, मतलब हम यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कंजम्पशन के उस पर बात की जा रही है कि हमें कम कम कंज्यूम करना चाहिए, जितनी हमारी नीड है उतना कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। तीसरी है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ये क्या है? ब्रंटलैंड कमीशन जो है एक कमीशन है। कमीशन वही मैंने जो आपको बताया, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो डिस्कस करते हैं चीजों के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और अपनी फाइंडिंग्स शेयर करते हैं या फिर पॉलिसी डिसीजंस बनाते हैं। तो ये होता है कमीशन। ब्रंटलैंड नाम पड़ा था इनके चेयरमैन के ऊपर, तो इसे कहते हैं ब्रंटलैंड कमीशन। और इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली थी उसे कहते हैं ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट में पहली बार टर्म यूज किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने कॉइन किया था, या इन्होंने ही इस टर्म को इजाद किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद आती है अवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट। वो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट रिपोर्ट। ठीक है। इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म कॉइन इन्होंने किया था, इन्होंने उसको डिफाइन किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। डेवलपमेंट दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एंड दैट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। फिफ्थ वन इज अर्थ समिट 1992। इसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इसको रियो समिट भी कहते हैं। ये तो हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है। इसी में एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और जिसका एक एम था कि सारी गवर्नमेंट, सारे लीडर्स अपने लोकल लेवल पर भी एक एजेंडा 21 को ड्राफ्ट करें। तो ये 5 इनिशिएटिव्स हुए इंटरनेशनल लेवल पे फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। चलो तो फिर अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एनसीईआरटी से भी कवर करते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये हमने देखा था ना कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है, फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। It has importance in a country like in India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. वही जो हमने regions के 3 पार्ट बना के पढ़ा था कि कुछ ऐसे regions होते हैं जहाँ पे सारे resources जब मिल जाते हैं, self sufficient होते हैं, एक वो होते हैं जहाँ पे acute shortage होती है, और एक वो होते हैं जहाँ पे कुछ resources मिलते हैं और कुछ resources नहीं मिलते। Example, states of Jharkhand, Chhattisgarh and MP are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage but it is deficient in water, infrastructure, and some vital minerals. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional, and local levels. ठीक है। इसके लिए हमें जरूरत क्या है? बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की एट ऑल लेवल। और ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसके हमने पढ़े थे 3 स्टेप्स होते हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करना, इन्वेंट्री मतलब ये पता करना कि कितने हैं। अगर जैसे आपकी एक शॉप है और आपको पता करना है कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, कि आपको कितना ऑर्डर करने की ज़रूरत है, कितना सामान आपके पास है बेचने के लिए। तो वो जो हमारे पास स्टॉक पड़ा रहता है ना, हम उसको इन्वेंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब यही है कि कितना है। पहले तो ये है आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन से रिसोर्सेज हैं और कितने हैं अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। इसमें क्या होता है? सर्वेइंग होती है, सर्वे किया जाता है, मैप्स बनाए जाते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर मिलेगा, ये सब। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मेजरमेंट, ये सब भी पढ़ा था हमने। Evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. Matching the resource development plans with overall national development plans. ये डिटेल में कवर किया था। India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. ये कब आया था? 1950 में। ये भी मैंने बता दिया था। The availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in
Technology and institutions may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base, but they are economically developed. मतलब इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज आपके पास हैं लेकिन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस नहीं है आपके पास, तो वो डेवलपमेंट को हिंडर करेगा, उसको कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा। ये दोनों तीनों चीजों का साथ में प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि रिसोर्सेज में तो रिच हैं लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस नहीं है उनको हार्नेस करने के लिए। और उसी दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे पुअर रिसोर्स बेस है, ज्यादा रिसोर्सेज वहां पे नहीं है लेकिन वो लोग इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. इसमें ये दिया है कि कॉलोनाइजेशन की जो हिस्ट्री हुई है, कॉलोनाइजेशन का मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को इन्वेड करके वहां पे रूल करने लग जाती है, वहां के रॉ मटेरियल्स को यूज करना स्टार्ट कर देती है, वहां पर पॉलिसीज बनाने लगती है, एक तरीके से वहां पे कंट्रोल करने लगती है। तो ये हमें बताती है कि जो रिच रिसोर्सेज हैं वहीं पे फॉरेन इन्वेडर्स का ध्यान जाता था, उसी कंट्री में वो जाते थे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और उनके पास क्या था? हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से वो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज में, जैसे यहाँ ब्रिटेन है, ठीक है, उसने कॉलोनाइज किया बहुत सारी कंट्रीज को, इवन फ्रांस ने किया, स्पेन ने किया, तो ये पोर्चुगल ने किया। तो ये लोग क्यों ऐसा कर पाते थे? क्योंकि इनके पास क्या था? इनके पास था हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी की हुई अपनी कॉलोनाइज की गई कंट्रीज पर के जो रिसोर्सेज थे उनको एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आते थे और इस तरीके से कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते थे। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी और प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आप नहीं करोगे, प्रॉपर पॉलिसीज आप नहीं बनाओगे, प्रॉपर इंडस्ट्रीज आपकी खड़ी नहीं करोगे, तो फिर आपके रिसोर्सेज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। अब जो अफ्रीका है, अफ्रीकन रीजन में बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कितना सारा गोल्ड वहां पे मिलता है और भी बहुत सारे रिसोर्सेज वहां मिलते हैं, पर वहां के लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए यूरोपियन नेशंस, चाइना और बाकी कंट्रीज वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर पाती है, आज भी कर पाती है। तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तभी कंट्री खुद डेवलप कर सकती है। India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources, and historical experiences of the people. Now, conservation of resources. Resources are vital for any developmental activity. ये पता ही है हमें resources कितने important हैं किसी भी developmental activity के लिए. But irrational consumption and overutilization leads to socio-economic and environmental problems. To overcome these, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words. There is enough for everybody's need, but not for anybody's greed. He praised the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace the production by the masses. इसका मतलब क्या है कि गांधी जी और बाकी जो लीडर्स थे उनका कंसर्न इस बात पर था कि एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है रिसोर्सेज का, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इट इज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए जा रही है। हमें कुछ चीजों की इतनी जरूरत भी नहीं है, उन चीजों का प्रोडक्शन किया जा रहा है, फिर उन्हीं चीजों का कंजम्पशन किया जा रहा है, और यही रीजन है, यही रूट कॉज है फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। तो ये जो लोगों की ग्रीड है ना, और जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ये सब रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लीशन का। ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम, ये फर्स्ट advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. फिर 1974 में Gandhian philosophy was once again presented by this person in his book Small is Beautiful.
फिर the seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report. This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution was at Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992.